इंक्रीज के लिए रखेंगे, लेकिन पहले नोटिफिकेशन आ जाने तो सही है कि गलत है, लेकिन लगभग सही है, ये लगभग सही है। आ जाओ शुरू करें। जगह नहीं मिला वो भी शांति से बैठो, कोई हल्ला नहीं करेगा। आ रहा है जीरोक्स मिल जाएगा। अब चुप हो जाओ क्योंकि पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। चुप हो जाओ, नो साउंड। आ जाओ इधर। इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला हम आपको आज दिए हैं दोस्त मेरे, जो एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है ना वही तो हम दिए हैं, ठीक ना। उसी में कुछ 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 हम पढ़ाते चले जाएंगे। पहला है इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला। आर बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हैं, रो एल बाय ए। इसी के बारे में आप जानते हैं, रो एल बटा ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर। अगर आर बराबर रो एल बाय ए होता है, जब जोड़कर तार को बढ़ाते हैं, जोड़कर तार को छोटा छोटा लिखना, बढ़ाते हैं, और आर बराबर होता है रो एल स्क्वायर बाय भी, जब खींचकर तार को बढ़ाते हैं, खींचकर तार को छोटा छोटा लिखना, बढ़ाते हैं। क्या करके तार को बढ़ाते हैं? खींचकर। इस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और जल्दी जल्दी लिखिएगा। आर बराबर, अगर हम भी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू बटा क्यू के जगह पर होता है आई टी। ई बराबर हो जाता है एफ बाय क्यू। ई विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है और भी क्या है? विभव है। भी क्या है? विभव। अब क्वेश्चन तुमको कैसे पूछा जा रहा है? कह रहा है लंबाई को दुगुना कर देंगे, ये कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। कितना गुना? खींच कर दुगुना कर देंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। सही है। यहां से सवाल खूब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू से रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल क्वेश्चन पूछ रहा है। हो गया? छोटा छोटा लिखने बोले हैं, लिखे। E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। ओम्स लॉ से सवाल जो पूछ रहा है, मिटाएं। ओम्स लॉ से जो दोस्त सवाल पूछ रहा है वो V बराबर आई आर का सवाल एकदम सिंपल पूछ रहा है। आई दे देगा, V दे देगा, आर मांग लेगा। एक चीज ध्यान रखना खाली कि आई बराबर V बाई आर होता है। अगर वोल्टेज नियत रहेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घटेगा, धारा घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ये ओम का नियम तब लागू होता है जब नियत ताप होता है। क्या होता है? नियत ताप। ओम का नियम लिख के डाल दो। ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर क्या है? आई आर। ओम का नियम से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओम का नियम V बराबर आई आर होता है किस ताप पर? नियत ताप पर। ओम के नियम का ग्राफ सबको पता है, ये आई है, ये V है और ये है, ये ग्राफ होता है। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। हो गया? अरे हो गया। अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। अब विद्युत धारा की अगर हम बात करें, H बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, भी आई टी पी इंटू टी। बोलो हाँ। और दोस्त मेरे P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भी आई। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछवे करेगा। भी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल तुम्हारा रहेगा। अब देखो क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का भी पूछ रहा है, जो अभी रेलवे जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा है। श्रेणी क्रम में सबको पता होगा, श्रेणी क्रम में और समानांतर में। श्रेणी और क्या?
समानांतर में। तो श्रेणी और समानांतर में जो क्वेश्चन आ रहा है, बताओ इसका प्रतिरोध महत्तम से महत्तम कि न्यूनतम से न्यूनतम? कल के एग्जाम में पूछा है। इसका 1/r टोटल बराबर क्या होता है? R1 R2 बटा R1 प्लस R2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेणी क्रम में धारा का मान न्यूनतम की महत्तम? दुष्ट महत्तम। श्रेणी क्रम में धारा, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कितना? महत्तम। यहाँ कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम ना, न्यूनतम होता है। घर में किस क्रम में? समानांतर क्रम में। और फ्यूज एमसीबी स्विच किस क्रम में? फ्यूज एमसीबी और स्विच किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान महत्तम से महत्तम की न्यूनतम से न्यूनतम? समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान न्यूनतम से न्यूनतम। घर में किस क्रम में? समानांतर में। यहाँ R1 R2 बटा R1 प्लस R2 ना, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। हो गया? ये महत्तम से महत्तम और ये न्यूनतम से न्यूनतम। हो गया? अगला 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 आ जाओ दर्पण की दुनिया में। दर्पण की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, दर्पण की अगर हम बात करें, दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकृति पूछता है। अनाधून पूछ रहा है, पूछता नहीं है। एगो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब की बात करें दोस्त मेरे, हम बोले छोटा छोटा लिखना। अवतल दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो ये दोस्त मेरे, ये पोल है, ये फोकस है, ये क्या है? सेंटर है, और ये क्या है? इन्फिनाइट। और F बराबर R/2 जानते हो ना? F बराबर R/2। R बराबर क्या होता है? 2F। ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चा गलत करके आया है, ध्यान से बनाना, गड़बड़ नहीं करना। अब देखो दोस्त मेरे, यहां अगर हम बात करें, अनंत पर वस्तु रहेगा, कहां प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर। अनंत और C के बीच रहेगा, कहां बनेगा? C और F के बीच। C पर रहेगा, C पर रहेगा तो कहां बनेगा? C पर। C पर रहेगा तो कहां बनेगा? C पर। अब C और F के बीच रहेगा, C और अनंत के बीच बनेगा। F पर रहेगा, अनंत पर। F और P के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे। एगो चीज का ध्यान रखना कि अगर सेंटर पे रहेगा, सेंटर पे बनेगा, बराबर बनेगा। और इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या? उल्टा। यहां से यहां तक इसको चला अगर हम थोड़ा सा बढ़िया से लिखे तो ई तीनों क्या हो जाएगा? ये दोनों बड़ा, आई बराबर, आई छोटा, आई सब का सब वास्तविक, उल्टा ना। आई हो जाएगा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। और एक दर्पण बच गया, कौन दर्पण? समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण में, समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। एगो चीज ध्यान देना दोस्त मेरे कि पहले समझ लो तब लिखना, समझ लो तब लिखना दोस्त बढ़िया से। यहां से एक क्वेश्चन लगभग एलपी अगर तुम दिया होगा, दर्पण और लेंस का प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति किसके किसके सिटिंग में था? देख लो, सबके सिटिंग में था लगभग। ऐसने कोनो कोनो शिफ्ट होगा जरा में नहीं होगा। ध्यान से समझ लोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रहेगा तो एफ और सी के बीच। सी पर रहेगा, सी पर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, इधर वस्तु तो इधर प्रतिबिंब, अब सेंटर पे वस्तु तो सेंटर पे प्रतिबिंब। अनंत पर वस्तु रहेगा फोकस पर, अब फोकस पर वस्तु रहेगा अनंत पर। अब फोकस छोटा होता है तो उस पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत बड़ा होता है तो उस पर बड़ा प्रतिबिंब। बोलन रे।
और यहाँ आओगे तो ये उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा, समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, यही मामला है। और अगर कह देगा केवल और केवल बराबर प्रतिबिंब के क्रम बनता है समतल दर्पण में, केवल छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। बड़ा छोटा बराबर सीधा उल्टा सब किसमें बनता है? अवतल दर्पण। अब सेम मामला जो काम अवतल दर्पण में होता है वो काम उत्तल लेंस में होता है, और जो काम उत्तल दर्पण में होता है वो काम अवतल लेंस में। बोलन दे सही है। अब लिख जल्दी, सेंटर पे रहेगा सेंटर पे, फोकस पर रहेगा अनंत पर, अनंत पर रहेगा फोकस पर। चले लिख, बच्चा मेरा तारीफ कर रहा है, जब से मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है तब से मैं आपको देख रहा हूँ, देख कर ही धन्य हो जाता हूँ। अनुभव कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि जो आप बोले वही पेपर में फंसा। लोग मजाक लग रहा है तब तो नहीं चला, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन तो हर एग्जाम में तुमको कुछ नहीं करो। साइंस के लिए आंख मूंद के इसके जा सामान्य विज्ञान, चाहे बीपीएससी देना हो तैयो, ग्रुप डी देना हो तैयो, बिहार पुलिस देना हो तैयो, ओकरे पढ़ना ओकरा अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मेरिट बना देगा क्वेश्चन, तो तेरा फूसेंट से भी बन जाएगा, लेकिन मेरिट बनाने के लिए तुम्हारे लिए इधर। अब एक तुमको पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, वो फूसेंट में है ये नहीं है, तो कैसे बनाओगे? उसके लिए तुमको इसके जैसा सामान्य विज्ञान ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब फूसेंट पढ़ोगे तो फूसेंट में अभिक्रिया के प्रकार है ये नहीं है। फूसेंट जानता है ना? हम फॉ कौन है? फॉ हो गया, अरे हो गया, पढ़े। अब दोस्त मेरे, अगर हम दर्पण के, ये क्लियर है ना? सेंटर पे रहेगा सेंटर पे, फोकस पर रहेगा अनंत पर, अनंत पर रहेगा फोकस पर, सही है। इसमें छोटा बड़ा बराबर, आवर्धित मतलब बड़ा, कल पूछा है। आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। आइए वो चीज और ध्यान रखना, दर्पण सूत्र, दर्पण के लिए जो सूत्र है, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और कौन सूत्र? लेंस सूत्र की अगर हम बात करें तो दर्पण सूत्र कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र कहता है, लेंस सूत्र कहता है, लेंस सूत्र कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v या माइनस 1/u। इसमें जो आवर्धन का फॉर्मूला है m बराबर, आवर्धन एक अलग टॉपिक है क्या? आगे लेंस आइए ना, है आवर्धन भी है ना? हाँ ठीक है। यहाँ पर आप f बराबर r/2 लगाओगे तो 1/f बराबर आपको पता है u भी बटा u प्लस भी। यहाँ से f बराबर हो जाएगा u भी बटा u प्लस भी। इस टाइप से भी तोड़ के दे देगा, तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ भी तोड़ के ही मिलेगा तुमको, तो इसका आंसर ठीक से मारना। पढ़े? हाँ, कितने पूछा है? पढ़े? बना लेगा ना। f बराबर कभी कभार यहाँ पर r/2 भी कर देता है, ध्यान रखना। f बराबर क्या करता है? r/2 बराबर u भी बट्टा u प्लस भी। यहाँ से r निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2u भी बट्टा u प्लस भी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि पूछा था। हो गया? पिटाई भी लगेगा, बदमाशी नहीं करो। अभी चला पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना तो पता चला वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, या वैकेंसी आके चल गया, रह गए।
दिक्कत ना है। आ जाइए अगला में, लेंस की बात कर लेते हैं दोस्त। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति से एक क्वेश्चन रह रहा है। उत्तल लेंस, कौन लेंस? उत्तल लेंस में दोस्त मेरे सेम मामला है जो अवतल दर्पण में था ना। एगो चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाएगा उसमें कोई विचलन नहीं होगा। और दर्पण में होता है परावर्तन। दर्पण की अगर हम बात करें तो इसमें होता है परावर्तन, और लेंस में चूंकि प्रकाश आर पार चल जाता है इसमें होता है अपवर्तन। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्पण में क्या होता है? परावर्तन, चूंकि प्रकाश टकरा कर आ जाती है। लेंस में क्या होता है? लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। अब ध्यान देना, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, this one is infinite, this one is 2f1, this one is f1 and this one is f2 ना। ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया अनंत। तो देखो ध्यान से, अनंत पर रहेगा, कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। अनंत और 2f1 के बीच रहेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। 2f1 और पर रहेगा प्रतिबिंब, कहां बनेगा? 2f2 पर। कैसा बनेगा? बराबर। 2f1 और f1 के बीच रहेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। f1 पर रहेगा, कहां बनेगा रे दोस्त? अनंत पर। और f1 और o के बीच रहेगा, o के बीच रहेगा, तो इसी तरह बनेगा ना। यहां से यहां तक कैसा? ये कैसा? ये कैसा? बड़ा। सब का सब कैसा? वास्तविक उल्टा। ये कैसा? काल्पनिक सीधा। बड़ा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा? सीधा। और इसी तरीके से अगर हम देख लें दोस्त मेरे, ये तो उत्तल दर्पण है। अगर हम अवतल लेंस की उत्तल लेंस है, अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा? छोटा। एगो चीज ध्यान रखना, एक मिनट, होल्ड ऑन। एगो चीज ध्यान रखना, इसमें भी जो काम अवतल दर्पण में क्या होता था? अनंत पर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब, वही काम उत्तल लेंस में होगा। अनंत पर वस्तु तो फोकस पर प्रतिबिंब, फोकस पर वस्तु तो कहां पर? अनंत पर प्रतिबिंब। बोलवे नहीं करेगा। अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा। अब फोकस पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। चाहे दर्पण हो या लेंस हो। जल्दी लिख। गया? कुछ बोलना नहीं है ना, बदमाशी करना, ठीक है ना? बढ़िया से हमको पढ़ा देना, ठीक है ना? हो गया? हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना, काल्पनिक कैसा बनेगा? सीधा। वास्तविक कैसा बनेगा? उल्टा। अवतल दर्पण उत्तल लेंस में सेंटर पे रखेंगे, सेंटर पे आएगा। अनंत पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, अनंत पर। अवतल दर्पण, अवतल लेंस उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा। लिख लिए? अरे लिखे कि नहीं? देखो यहां मैं अभी दर्पण था ना। हाँ देखो, जो काम उत्तल लेंस में कर रहे हैं वो काम कहां करते हैं? अवतल दर्पण में। और जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में। एगो चीज का और ध्यान रखना दोस्त मेरे, अ लगा हुआ जकरा में होगा ओकर फोकस दूरी हो जाएगा निगेटिव। अ का मतलब होता है नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है।
और का मतलब फोकस दूरी निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव है, F बराबर R बाई 2 होता है, तो F निगेटिव होगा तो R निगेटिव होगा, R भी निगेटिव। U लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो R भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बोलो हाँ। अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है। ओ बोले तो फोकस दूरी क्या, निगेटिव। ऊ बोले तो फोकस दूरी क्या, पॉजिटिव। अमान्य जो मान्य नहीं है, मतलब फोकस दूरी क्या, निगेटिव। इसी का अगर पावर भी कह दोगे, अगर अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा तो अगर फोकस निगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव है। अगर उत्तल लेंस हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पावर जो होता है वो लेंस का होता है, दर्पण का नहीं होता। पढ़े ये वो चीज, और थोड़ा फास्ट लिखना दोस्त, और रुक न रे। आवर्धन अगला टॉपिक है, नहीं देख रहे हैं, आवर्धन बच गया, कह रहे नहीं टोको। अब चला, हमको भी तो सोचना पड़ता है। ये तोरा अभी पढ़ा रहे हैं, एलपी में की पूछा है, आरपीएफ में की पूछा है, जेई में की पूछा है, ओकरा शायद मैच करेंगे तब ना लड़ेगा, ना तो तू टोक देता है। मान लो लड़ा तो लड़ा, नहीं लड़ा नहीं लड़ा। हम लेकिन कोशिश तो करना ना पड़ेगा हमको कि क्वेश्चन सही से हम पढ़ाएं। तुम डिस्टर्ब करता है बीच बीच में, तो ऑनलाइन वाला कहेंगे तब देगा उधर से। देखो उपयोग को चला एकदम ध्यान रखना, उपयोग तोरा जो पूछेगा यहां से क्वेश्चंस आने चाहिए। एक लाइन में अवतल दर्पण, रुक जाओ, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। एक मिनट रुक जा, उपयोग से भी पहले तुम जान लो चला, अभिसारी अपसारी, अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। कौन होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में दुए गो आता है, एगो अवतल दर्पण आता है। जे काम अवतल दर्पण में होगा वो काम कहां होगा, उत्तल लेंस। क्योंकि देखो अवतल दर्पण भी सारी किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। अब उत्तल लेंस भी सारी किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है। एक होता है अपसारी। अपसारी की अगर बात करोगे तो अवतल ये हो जाता है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या करते हैं इसको, इसको कहते हैं दोस्त मेरे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग कहते हैं क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण सभी किरणों को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। और अवतल लेंस भी सभी किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। क्लियर है, ये अभिसारी अपसारी से क्वेश्चन रहना चाहिए। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में प्रयोग में आपको एक लाइन मात्र जानना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर और रोड लैंप में, बाद बाकी सब जगह पर किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अवतल दर्पण का ही दूसरा नाम है नतोदार दर्पण। कौन दर्पण, नतोदार, क्योंकि धंसा हुआ होता है, ये उभरा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं उन्नतोदार। क्या कहते हैं इसको, उन्नतोदार दर्पण। उभरा हुआ मतलब उन्नतोदार, उभरा हुआ मतलब उन्नतोदार, उभरा हुआ मतलब उन्नतोदार। हो गया, टीआरई 4 के लिए बैच कब आएगा, यानी हमारे रेलवे पढ़ाने। हो गया, अरे वाह। अच्छा इससे क्वेश्चन मिल रहा है तुम लोग को कि नहीं, एकदम रेगुलर में मिलेगा। आज तो हम देख रहे थे आरपीएफ वाला सेट में, निम्न में से कौन उत्तल लेंस की प्रकृति को सही तरीके से दर्शाता है, ऐसे से कर दिया था ये ऑप्शन, ये ऑप्शन ऐसे से कर दिया था। बताइए कौन दर रहा है, ये ऑप्शन था इसे, कौन सही प्रकृति को दर्शा रहा है, उत्तल लेंस। एक की, दो की, तीन,
दो, एक ने ना मार दिया। अब देखो ये मामला है। अब अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, जिसको हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है दोस्त मेरे, वो सिर्फ साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर, और कहां पर, रोड लैंप में है, रोड लैंप में है। अब बाद बाकी सभी जगहों पर, बाद बाकी सभी जगहों पर किसका उपयोग है, उन किसका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण, अभिसारी दर्पण। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष में अवतल उत्तल दोनों, सही है ना। कैटरैक्ट अबिंदुकता ऑपरेशन बोलन ले मारे छोटा। कैटरैक्ट मतलब होता है मोतियाबिंद। प्रिस्बायोपिया मतलब होता है अबिंदुकता। जरा दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म मतलब होता है अबिंदुकता। कलर ब्लाइंडनेस मतलब हो गया वर्णांधता। ये सब पता है ना। अब देखो अगर 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 अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है आंख में कैसे कैसे होता है पता है ना। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम बता, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया। इसी को कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस ना। इसमें बता निकट दृष्टि दोष में दूर से आता हुआ तो इसमें लेंस मोटा हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। फोकस दूरी घट जाती है, कर उपचार में कौन लेंस लगाना होगा, कौन लेंस, अवतल लेंस से बना चश्मा। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा उत्तर दूर दृष्टि दोष। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। उसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि, उसको हाइपरमेट्रोपिया ना। इसमें निकट का नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता, दूर का। कहां का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता है। इसी का उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के बारे में आप जानते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष बोले तो प्रिस्बायोपिया ना, बोलो दे। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिस्बायोपिया। इसमें उम्र वृद्धि के साथ होता है। इसमें बाइफोकल लेंस, उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। उत्तल लेंस का भी प्रयोग होता है और किसका प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। चलिए उत्तल लेंस का भी प्रयोग होता है और किसका होता है, अवतल लेंस का भी। अबिंदुकता में किसका, बेलनाकार लेंस का। अबिंदुकता में किसका, बेलनाकार लेंस का। अगला चलते हैं आवर्धन। आवर्धन हो गया एगो दर्पण का, एगो किसका हो गया, लेंस का। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पूछा है, दर्पण का हो गया m बराबर -v/u और लेंस का हो गया m बराबर v/u। पढ़े हो गए नहीं, बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां भी हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों के लिए दोस्त मेरे, ये दोनों के लिए m का मान अगर प्लस आ गया तो वास्तविक की काल्पनिक, प्लस आ गया तो काल्पनिक, माइनस आ गया तो वास्तविक ना। और अगर ये दोनों के लिए, दोनों में m का मान अगर एक के बराबर आ गया तो बराबर प्रतिबिंब की छोटा, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। m का मान 1 से कम आ गया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा। और m का मान 1 से बड़ा आ गया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा। यही मामला है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा है ये वाला। एगो ऑप्शन था -v/u है, एगो ऑप्शन था v/u। हो गया। जल्दी लिख।
बताओ चला, ये लड़का कहता है सर शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं। ये पागले ना हमरा कर देगा रे। एक क्लास में हम पढ़ा रहे हैं लॉन्ग कट पढ़ाएं, हमरा बोलोगे तो हम 3 दिन तक पढ़ाते रह जाएंगे। आवर्धन बाप रे बाबू, अभी जस्ट ही जो है ना जस्ट पढ़ना शुरू किया 8 दिन पहले, देख रहा लिए तो सब शॉर्टकट है। अच्छा ये शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक है वो तुम्हारा क्लियर कर दे रहे हैं। तो लॉन्ग कट पढ़ाएं अभी, की करें 2 घंटा में पूरा साइंस खत्म। अगला आ जाओ, प्रकाश तरंग के गुण। ये दोस्त यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ज्यादा। जैसे तुमको भी मिला होगा वर्ण विक्षेपण कितने, लाल, हरिहर, बैगनी, कितने लोगों को ये क्वेश्चन मिला था। ईमानदारी साथ करा करो, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है लाल रंग का प्रकीर्णन ज्यादा तरंग दैर्घ्य, ये सब क्वेश्चन मिला था, हम करवाए हैं भाई, क्वेश्चन मिला है। और अब जो मेरे वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, 7 रंगों में बंटना। 7 रंगों में क्या, वर्ण विक्षेपण मतलब 7 रंगों में बंटना। कितने रंगों में बंटना, 7 रंगों में। तो दोस्त मेरे ये प्रिज्म है, आई 7 रंगों में बंट जाएगा। तो एकरा में एक को चीज तो हम बोले हैं याद करने के लिए कि भैया लाल का तरंग दैर्घ्य 3 दूनी 6 1 7, हम बोले हैं पीनाला, ये तो याद होगा, ये एकदम याद रखिएगा। लाल का तरंग दैर्घ्य और चाल सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, बैगनी का तरंग दैर्घ्य और चाल सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का सबसे ज्यादा। तो नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य और चाल क्या होता है, तरंग दैर्घ्य चाल क्या होता है, बढ़ता है। अब बाद बाकी सब, बाद बाकी क्या होता है, घटता है। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी क्या होता है, घटता। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी क्या होता है, घटता। वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में बंटना। कितने रंगों में बंटना, 7 रंगों में बंटना। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का। सबसे अधिक चाल किसका, लाल का। ये कौन प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका, लाल का तरंग दैर्घ्य चाल सबसे ज्यादा है, बाद बाकी सब कुछ सबसे कम, तो अपवर्तनांक सबसे कम। अब बैगनी का तरंग दैर्घ्य चाल सबसे कम, बाद बाकी सब कुछ सबसे ज्यादा, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कि सबसे कम, सबसे ज्यादा। न्यूटन के डिस्क पर कितने रंग रंगे थे, 7, और जब उसे घुमाया गया तो कितने रंग दिखाई दिए, 1। कितने, 1। कौन सा रंग, श्वेत। सही है। वर्ण विक्षेपण को ही परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण को ही परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को ही क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को ही क्या कहते हैं दोस्त मेरे, परिक्षेपण कहते हैं। हो गया, अरे समझा कि नहीं समझा। लाल का तरंग दैर्घ्य और चाल सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, बैगनी का तरंग दैर्घ्य और चाल सबसे कम, बाकी सबसे ज्यादा। सही है। अभी चला गुवाहाटी का एक आरटीआई आया है, वायरल हो रहा है वो, वहां 20,000 एप्लीकेंट्स थे टोटल, जिसमें मात्र 5,000 प्रेजेंट है। 20,000 में पता नहीं अब फेक है कि सही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर इधर इधर। अगर हम बात करें, एक तो वर्ण विक्षेपण पूछ रहा है और दूसरा दोस्त मेरे अपवर्तन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अपवर्तन। आपको पता होगा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। यह घटना क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम पता है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल में होगा। और परावर्तन का नियम सभी पर लागू होता है, सीधा सतह हो कि रुखड़ा सतह हो, सभी दर्पण पर लागू होता है कि एक दर्पण पर, सभी दर्पण पर परावर्तन का नियम लागू होता है। वैसे ही अपवर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। इसका न्यूमेरिकल पूछने का चांस है, म्यू आर बटा म्यू आई। इसको कौन नियम कहते हैं, कौन लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। जितना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन के दौरान क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। आवृत्ति बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है,
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सघन माध्यम में चला जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा सब कुछ बढ़ जाएगा, विरल में जाएगा सब कुछ फैलेगा ना। अब विरल से सघन में जाएगा क्या होगा? घट जाएगा। और अपवर्तन का जितना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जितना है ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा या प्रतीत होता हुआ जितना एग्जाम्पल है सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। सूरज बड़ा प्रतीत होता है, पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, क्या है? अपवर्तन। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्या है? अपवर्तन। बुलंदे जितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या बड़ा प्रतीत होता है, क्या है? अपवर्तन। जितना प्रतीत होता है वो सब क्या है? अपवर्तन। राजस्थान से हैं और आपके पास सेकंड पेपर की तैयारी करने आना चाहते हैं, कहीं से भी हैं दोस्त मेरे, ये बात तुम जान लो, जो भी बच्चा सेकंड पेपर में जुड़ेगा 100% हम कोशिश करेंगे तुम्हारा सिलेक्शन दिलवा दें। कितना परसेंट? 100। उसके लिए हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, ये मुंह से नहीं, व्यवस्था इतना है, तुमको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे सबको, जो कि डेली होगा। मंडे टू फ्राइडे में डेली टेस्ट होगा तुम्हारा पार्ट ए का, और सैटरडे संडे 2 दिन होगा पार्ट बी का, ठीक है? रेगुलर डिस्कशन सभी पेपर्स के 20-20 क्वेश्चंस के होंगे। रेगुलर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और ट्रेड का भी। सबका डेली सीट मिल के डेली डिस्कशन होगा, पार्ट वाइज भी अब फुल भी। अगर 1.5 महीना टाइम दिया ना तो लगभग 10,000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, और सब 10,000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे हम आपको अभी से लेकर। अगर 1 से 1.5 महीना भी टाइम दे दिया तो ये बस टेक्नीशियन खत्म होगा। इसी सोमवार से, ये जो सोमवार आ रहा है, CBT 2 का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ये जो सोमवार आ रहा है 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद सोमवार को तुम्हारा CBT 2 का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। डेली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, डेली मैथ का टेस्ट, डेली मतलब टेस्ट ही इतना टाइप का होगा ना कि हम कोशिश करेंगे दोस्त मेरे की फुल रगड़ा जाए। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? चैप्टर्स की संख्या कम है, एरिया कम है, सब्जेक्ट थोड़ा भारी है लेकिन एरिया कम है। तो अगर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो जो चैप्टर आज रहेगा अगले दिन वही चैप्टर मिलेगा। चूंकि पहले जो तुम पीटी में पढ़ा उसमें 51 चैप्टर था साइंस में, इसमें 16 चैप्टर है, वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग लगा के, तो तुम समझ लो कितना ज्यादा रिपीट हो जाएगा। अगर 1 महीना दे दिया तो लगभग सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। और टेस्ट के माध्यम से जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए ट्रेड में शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं कंप्लीट, जिसका फुल फाउंडेशन उसको फाउंडेशन पढ़ा दिए हैं। अब जो बच्चा आएगा उसको उतने पढ़ाएंगे जितना से होकर 175 में 27 नंबर तुम्हारा सही, 27 नंबर सही हो जाए, मतलब कम से कम 50 नंबर का तैयारी करवाएंगे ताकि वो 35 नंबर सही करके आए। उससे ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्टकट पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना स्तर काम हो जाएगा। एकदम जो अभी तुम बुक देख रहे हो उसको कंप्लीट तो जिसके पास है उस सबको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हम इसमें जो कोर्स ले रहे हैं LPCBT 2 का, उसमें एक शॉर्ट मटेरियल पढ़ाएंगे, उस शॉर्ट मटेरियल से 100% तुम पास कर जाओ, कहीं कोई झोलझाल नहीं है। तो यहाँ पर अपना एफर्ट बचाएंगे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, और सारा एफर्ट पार्ट ए में लगाएंगे। न तो पता चला यूं लगा रहे अनाधुन, यहाँ नंबर आ गया ज्यादा, वहां मेरिट बनवे नहीं किया, यहाँ साफे कम लगा दिया तो यहाँ नंबर एक कम आया, फेल कर गया तो वहां कितना नंबर आएगा, तो कुछ नहीं होगा। देखो बैलेंस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। और 50 सेट का प्रैक्टिस सेट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का छपने चल गया है, मंगलवार से मार्केट में उपलब्ध रहेगा। ये मंगल 50 सेट का जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना तुम्हारा 50 नंबर का, उसका 50 सेट जो है उपलब्ध हो रहा है बहुत जल्द आपकी सेवा में, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपलब्ध होगा। प्रैक्टिस भी आप तुरंत स्टार्ट कर दिएगा। मैथ रीजनिंग तो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं,
इलेक्ट्रिकल का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है, फिटर का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है, डीजल का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। बुक तो आ ही गया है ऑलरेडी पहले से। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अपडेट होकर के फिर से आ गया है बुक। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले था, प्रोजेक्शन व्यूज को थोड़ा सा चेंज किए हैं, अपडेट होके वो भी अवेलेबल है। मतलब A to Z किताब के साथ हम आपकी सेवा में सोमवार मंगलवार से उपलब्ध रहे। मतलब कुछ भी अब करने वाली बात नहीं है। ऑलरेडी 50 सेट हम प्रैक्टिस सेट भी बनवा दिए हैं विदाउट एनी रिपीटेशन, कि अभी जब तक एग्जाम होगा, अगर 30 से 35 दिन में हो गया तो ठीक, अगर हो सकता है बोर्ड आगे बढ़ा दिया परीक्षा को तो 40 से 50 सेट बना दिया। उसका रिवीजन भी चल रहा है कि सेट की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और बच्चों को रिपीट क्वेश्चन किस हिसाब से रिपीट करना है, किस सेट के बाद कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, कैसे कैसे आना चाहिए, उसके लिए चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो अभी इसकी क्वालिटी पर काम चल रहा है कि यहाँ पर जो 50 सेट हम करवाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है तो उस पर 100% हम काम कर सके, चाहे वो ट्रेड हो और चाहे वो पार्ट ए का टेस्ट। और हर चीज का जितना सब्जेक्ट है सबका टेस्ट यहाँ चलेगा। ट्रेड में भी जितना ट्रेड है ना, चाहे उसमें 100 बच्चा रहे कि 50 बच्चा रहे, हर ट्रेड का टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध होगा। और सारा पेपर ऑलरेडी बना हुआ है, किसी प्रकार का भागा दौड़ी उसमें नहीं करना है। अभी इस पेपर पे जो पार्ट ए का पेपर है उसकी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। नीचे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वही काम करते हैं भर दिन कि कौन सा क्वेश्चन हटाना है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन जोड़ना है, ताकि हमारे टेस्ट की क्वालिटी सारे जगहों से बेहतर हो। ठीक है, क्योंकि ये चला होना ही था तो हम इसके लिए पहले से तैयार थे। काहे बीच में टाइम भी मिल गया हमको, एनालिसिस वगैरह बंद हो गया, सारा स्टाफ भी खाली हो गया, तो हम बोले इसी क्वालिटी पे काम कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध मिले। सबसे ज्यादा सुविधा अगर कहीं मिलेगा वो संस्थान हमारा होगा, सबसे ज्यादा। और तुमको लगेगा कि सर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो हम आपको बता दें सारा टेस्ट मिला के हमको लगता है अगर 1 से 1.5 महीना में एग्जाम हो गया तुम्हारा तो 1000 रुपया ज्यादा नहीं लगेगा सारे टेस्ट मिला के। 10%, 15%, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 15%, जो इधर का टेस्ट होगा 10%। शनिवार रविवार का स्पेशल क्लास भी होगा। जिस पेपर में जहां हमको पता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिक्कत है, उसका स्पेशल क्लास लगाएंगे शनिवार। 50 क्वेश्चन अकेले खींचेंगे बेसिक साइंस का। फिर अगर रविवार को ऐसा हुआ तो अकेले इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50 क्वेश्चन खींचेंगे। उस हिसाब से शेड्यूल बना के चला, इतना ना रगे देंगे। न्यूमेरिकल है तो उसका अलग से 50 क्वेश्चन देंगे, टॉपिक वाइज 10 क्वेश्चन। चैप्टर 10 गो है तो जब चाहेंगे तब ओवरऑल कर लेंगे। और बहुत आसान है, चला बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान देने की जरूरत है। अब आ जाओ दोस्त मेरे, प्रकाश के तरंगों का गुण। एगो तो अपवर्तन पूछेगा, एगो वर्ण विक्षेपण पूछेगा, एगो विवर्तन भी पूछा है। विवर्तन बताओ क्या होता है? बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। क्या है? विवर्तन है। क्या है विवर्तन? अगर समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य होती है, यह घटना क्या है? व्यतिकरण। क्या है व्यतिकरण? का एग्जाम्पल क्या है? साबुन के बुलबुले का चमकना, साबुन के बुलबुले का क्या होना? चमकना। और बताओ, जल पर फैला मिट्टी का तेल, जल पर फैला मिट्टी का तेल का चमकना, ये किसका एग्जाम्पल है? मिट्टी का तेल का चमकना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? व्यतिकरण। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन प्रकाश का क्षय। बताओ इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? खतरे में कौन रंग? अरे खतरे में कौन रंग? लाल रंग। खतरे में लाल रंग किसका एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन का। आकाश नीला, आकाश नीला किसका एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो जानता होगा, अरे बोलो ना रे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल बताओ। हीरा, मृगमरीचिका, मृगमरीचिका। और बोलो, अरे बोलो ना रे, अरे इंडोस्कोपी। ये सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। यहां से दोस्त मेरे इस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हो गया? प्रकीर्णन, खतरे में लाल रंग, आकाश का नीला रंग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरा, मृगमरीचिका और एंडोस्कोपी। हीरा, मृगमरीचिका और क्या? एंडोस्कोपी।
सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है? उदाहरण है। अब आ जाओ इधर, चुंबक। चुंबक से जो एकदम वीवीआई बात सब पूछ रहा है, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी? 2। चुंबक की प्रबलता एम्पियर मीटर में किसमें नापी जाती है? एम्पियर मीटर में। चुंबक की सबसे अधिक प्रबलता कहां होती है? ध्रुव पर। सबसे कम कहां होती है? बीच में। सबसे कम कहां? आज चुंबक को अगर लंबाई के समानांतर काटेंगे तो प्रबलता क्या हो जाएगी? आधा हो जाएगा। और लंबाई के लंबवत काटेंगे अपरिवर्तित ना, याद ना रहे, देखो ऐसे काटते थे एन और एस कटता है ना, तो प्रबलता आधी। ऐसे काटेंगे तो प्रबलता अपरिवर्तित। प्रबलता अपरिवर्तित, ये पता है ना। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का मैग्नेटाइट का बना होता है, Fe3O4 का। किसका बना होता है? Fe3O4 का बना होता है। चुंबक को लोडस्टोन भी कहते हैं क्योंकि यह स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। और नति या नमन कोण के बारे में पूछेगा। नति या नमन कोण, नति या नमन कोण बताओ। ध्रुव के लिए कितना? अरे ध्रुव के लिए कितना? 90 डिग्री। आप विषुवत रेखा के लिए कितना? 0 डिग्री। विषुवत रेखा के लिए जो लिख देते हैं, चला उसको एकदम जरूर लिख लिया करो। विषुवत रेखा के लिए कितना? 0 डिग्री। अब सबसे अधिक प्रबलता कहां होती है? ध्रुव पर। सबसे कम कहां होती है? बीच में। जो तुमको पूछ रहा है वो बता देते हैं। हो गया? हो गया। अब देखो, जो तुमको दोस्त मेरे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, पता नहीं क्या रेलवे को इससे प्यार हो गया है, अब आगे पूछेगा कि नहीं पूछेगा नहीं पता। 21 में भी पूछा, अभी 24 में खूब पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी धारावाही चालक तार के चारों से विद्युत धारा गुजारी जाए तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, जिसका आकार धारावाही चालक है। धारावाही चालक है, सीधा चालक है। धारावाही कैसा चालक है? सीधा चालक। इसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार। संकेंद्रीय वृत्त का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? आज जो इससे इधर से इधर जाएंगे प्रबलता घटेगा। प्रबलता क्या होगा? यही दूगो बात पूछ रहा है। और ये घटना, इसकी खोज किसने की थी? एचसी और स्टेड ने। किसने की थी? एचसी और स्टेड ने इसकी खोज की थी कि जब विद्युत धारा का प्रवाह करोगे ना किसी सीधे धारावाही चालक तार से, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आज जो जो तार से दूर जाओगे इसकी प्रबलता घटते जाएगी और कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? संकेंद्रीय वृत्त। यही अगर रुक जाओ, परिनालिका की अगर हम बात करें तो परिनालिका कहते हैं अगर तार को कॉइल के रूप में लपेट दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? परिनालिका। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र हर जगह इसमें समान होता है। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान। और अगर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? धारा बढ़ाना पड़ेगा। आप फेरा बढ़ाना पड़ेगा। फेरों की संख्या को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। अगर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है तो धारा को बढ़ाना पड़ेगा और फेरों की संख्या को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान। किसी भी चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह क्या होता है? समान होता है। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है दोस्त मेरे? समान होता है। जल्दी लिख। भाई मेरा पूछ रहा है ग्रुप डी का कट ऑफ सर कितना जा सकता है? अच्छा मजाक करता है रे दोस्त। नहीं करो दोस्त, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जब जिंदगी मजाक कर लेगी ना थोड़ा सा सब मजाक करना शुरू कर देगा। कि जब मजाक सजा में बदलता है ना फिर बहुत दर्द होता है। अभी तो एकदम सीरियस होने का बात है। एगो दूगो वैकेंसी गया, शुरू 5-7 दिन में गुजर जाएगा। मजाक हो गया। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान। धारा का मान बढ़ाइएगा, फेरों की संख्या बढ़ा दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सीधे धारावाही चालक तार में अगर विद्युत धारा गुजारा जाए तो इसके चारों तरफ
जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? संकेंद्रीय वृत्त होगा। कैसा होगा? संकेंद्रीय वृत्त होगा। बढ़े बढ़े आई तो जानता होगा। चला अनुचुंबक, प्रतिचुंबक और लोह चुंबक जानता है कि नहीं? चुंबकीय वस्तु कितने प्रकार के? प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और कौन चुंबक? लोह चुंबक ना। प्रतिचुंबक में चुंबक के प्रति कौन गुण? विकर्षण। इसमें अल्प आकर्षण, इसमें प्रबल आकर्षण। सही है। इसकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है? ऋणात्मक। इसकी चुंबकशीलता का मान ऋणात्मक, इसका अल्प धनात्मक है, इसका तो बहुत ज्यादा धनात्मक ना। अब बताओ, जेकरा में ऑक्सीजन तथा जिसमें मोल लगा हो, अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक। अब बाद बाकी सब क्या? प्रतिचुंबक। देखो बताओ, कॉपर क्या होगा? कॉपर ऑक्सीजन है क्या? मोल लगा हुआ है क्या? कॉपर मोल लगा हुआ है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट है नहीं, इसका मतलब ये बाद बाकी में जाएगा। तो बाद बाकी में जाएगा तो कौन चुंबक है? प्रतिचुंबक। कौन चुंबक है? प्रतिचुंबक है। एक उत्तरनाती या नमन कौन बता दिया? ध्रुव पर कितना? 90 डिग्री। अब विषुवत पर कितना? 0 डिग्री। ध्रुव पर कितना? 90। विषुवत पर कितना? 0 डिग्री। ध्रुव पर 90, विषुवत पर 0। परमाणु द्रव्यमान। हाँ, परमाणु द्रव्यमान से द्रव्यमान निकालने के लिए पूछ रहा है तुमको, ठीक ना।